हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ और आप सभी लोग मुझसे मानव भूगोल के क्रम में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विकसित और विकासशील देशों के बीच, या यूँ कहें विकसित और अविकसित देशों के बीच के बड़े अंतर को हमने जाना था। विकासशील देशों को भी अध्ययन किया था और हम लोगों ने मानव भूगोल को इस क्रम तक पहुंचाया है। आज हम लोग विश्व के विकास प्रदेश पढ़ेंगे, डेवलपमेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि विदित है, हम लोगों का जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है विकास या डेवलपमेंट, जो है पूरी तरीके से मानव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग इस विकास वाले चैप्टर को या विकास वाले अध्याय को मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में इस चैप्टर को पढ़ने के क्रम में आज हम लोग जानेंगे कि विश्व के विकास प्रदेश कौन से हैं। अब आप बोलेंगे विकास प्रदेश क्या होता है? आपने औद्योगिक प्रदेश सुना होगा, संसाधन प्रदेश सुना होगा, लेकिन ये विकास प्रदेश नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जानिए, विकास प्रदेश का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग एक समान डेवलपमेंट पाया गया है, एक समान ग्रोथ हुई है, एक समान विकसित हुए हैं। उन समान क्षेत्रों को मिलाकर के एक विकास प्रदेश कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग विश्व को विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों में बांटते हैं, परंतु अभी हम लोग यहाँ अध्ययन की दृष्टि से इसे हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला विकसित या विकसित होने, जस्ट होने वाले देश। दूसरा हम लोग बांटेंगे विकासशील देश, जो कि विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं या विकास कर रहे हैं अभी भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर विश्व को हमने 11 विकास प्रदेशों में बांटा है। किन किन आधारों पर बांटा है? हमने बांटा है आर्थिक आधार पर, हमने बांटा है सामाजिक आधार पर और हमने बांटा है जनसांख्यिकीय आधार पर। मतलब वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का सोसाइटी, सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर 11 विकास प्रदेशों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो 11 प्रदेशों में से 5 प्रदेश ऐसे हैं जिन्हें हम लोग विकसित मान लेते हैं कि वो विकसित प्रदेश हैं। कौन कौन से? एंग्लो अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, जापान, ठीक है। और 5वां है साउथ पैसिफिक कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया है हमने। वहीं जब हम लोग बात करेंगे विकासशील में, हम लोग किसे रखेंगे तो कौन कौन से देश हैं? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, साउदर्न और वेस्टर्न एशिया, लैटिन अमेरिका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जापान सहित पूर्वी एशिया। अब आप देखिएगा, हमने जापान को ऊपर भी लिया है और जापान को नीचे भी लिया है, क्योंकि जापान के साथ वाले जो देश हैं दूसरे, यहाँ हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सिंगापुर सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंक्लूडिंग सिंगापुर, साउथ ईस्टर्न एशिया को हम लोग इसमें शामिल करेंगे, और लास्ट में दक्षिण एशिया या साउदर्न एशिया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एंग्लो अमेरिका कहाँ है, ये ओशानिया कहाँ है, लैटिन अमेरिका कहाँ है, सिंगापुर किधर है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आएंगे। इन सभी का अध्ययन मैं आपको मैप के माध्यम से भी कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैप दिखाते जाऊंगा और एक एक चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बैठे रहिए, अपने सीट बेल्ट बांध करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकास प्रदेशों में हम लोग विकास प्रदेश क्यों पढ़ रहे हैं ये तो आपको समझ में आ गया। एक समान विकास और विकसित और विकासशील देशों का जो ग्रुप होगा उसे हम लोग एक प्रदेश के अंदर बांटेंगे, एक प्रदेश के अंदर चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका को देखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले एंग्लो अमेरिका है कहाँ। बेसिकली कनाडा और यूएसए को एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। ये जो अमेरिका का जो डिवीज़न है ना, ये लैंग्वेज के आधार पर डिवीज़न है। एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका। बेसिकली एंग्लो अमेरिका वो है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेंट है, जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का कल्चर डोमिनेंट है। वहीं लैटिन अमेरिका में पोर्टुगीज, स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज और उनका कल्चर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो एंग्लो अमेरिका के अंदर हम लोग 2 मुख्य देशों की बात करते हैं, कनाडा और यूएसए। देख लेते हैं पहले इसे मैप में। हियर इज द मैप ऑफ एंग्लो अमेरिका। ये जो ग्रीन वाला नक्शा आप देख रहे हैं, ये है एंग्लो अमेरिका का नक्शा। सबसे पहले तो ये हमारा गोला है, जिसे आप लोग पृथ्वी कह देते हैं, मैं भी पृथ्वी कहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें जो ग्रीन वाले में ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये तो है कनाडा सी, और दक्षिण वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों देशों को मिला करके हम लोग कहते हैं एंग्लो अमेरिका।
तो हमारा जो पहला रीजन है वो है एंग्लो अमेरिकन रीजन। तो एंग्लो अमेरिका के अंदर हमने कौन से दो कंट्री देखे, कनाडा और यूएसए, इन दोनों को मिला करके एंग्लो अमेरिका कहते हैं। और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर इन दोनों देशों को विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो बेसिकली एंग्लो अमेरिका की केवल 5% जनसंख्या ही कृषि कार्यों में लगी हुई है। मतलब अब हम लोग इन सभी देशों का स्ट्रक्चर जानेंगे तो ओनली 5% और बिलो 5% और नियर बाय 5% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। फिर भी यह प्रदेश विश्व का सबसे महत्वपूर्ण भोजन सामग्री निर्यातक प्रदेश है। मतलब फूड जो पैकेट्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा कंट्रीज में से एक है। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था में तृतीयक और चतुर्थक जो व्यवसाय हैं उनका प्रतिशत अधिक पाया जाता है। सेवाओं का, व्यवसाय का और शिक्षा का, या यूँ कहें कि रिसर्च का, टेक्नोलॉजी का, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है और इसकी अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंग्लो अमेरिकी देश में सूचना का प्रमुख वाहक क्या है, समाचार संसाधन, कंप्यूटर विश्लेषण और सूचना प्रसारण का प्रमुख प्रबंधन। मतलब बेसिकली यहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये प्रदेश अवकाश क्रियाओं, मनोरंजन, जनसंचार माध्यम, खेल, मनोरंजन उपकरण के भी प्रमुख उपलब्ध करता है। मतलब अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मनोरंजन के लिए या फिर खेल के लिए या फिर मनोरंजन उपकरण के लिए कहीं जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। जनसंचार के लिए, जैसे आप लोग देखिएगा जनसंचार के अंदर आप कौन से माध्यम का यूज़ करते हैं, फ़ोन का, टेलीफोन का, आईफोन यहीं की कंपनी है। आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते होंगे गूगल, आप यूज़ करते होंगे फेसबुक, सब यहीं की कंपनी है। तो बेसिकली ये क्षेत्र जो है इन सभी क्षेत्रों में महारत लिए हुए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एंग्लो अमेरिकी प्रदेश केवल खनिज तेल की कमी को छोड़कर उद्योगों के लिए आवश्यक अधिकांश खनिज संसाधनों से संपन्न देश है ये। और इस प्रदेश में विश्व की केवल 5% जनसंख्या होते हुए भी तेल का 1/3 भाग इस प्रदेश के अंदर उपभोग किया जाता है। तो सोचिए यहाँ पे लाइफस्टाइल कितनी ऊंची है कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन है लेकिन वर्ल्ड का लगभग 30% ऑयल कंजप्शन या पेट्रोलियम और डीजल कंजप्शन इन कंट्रीज़ के अंदर होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े तेल आयातक कंट्री हैं। हालांकि तेल के रिजर्व यहाँ पर भी बहुत हैं, परंतु इतना अच्छा उत्पादन अभी ये लोग करते नहीं हैं तेल का, उनके रिजर्व बने हुए हैं। फिर हम लोग देखते हैं कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे अन्य ऊर्जा संसाधनों के भंडार भी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मतलब लैंड बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की भूमि, कनाडा की भूमि बहुत ज़्यादा है, उसके अनुपात में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो संसाधन का अतिरेक है, मतलब एक्स्ट्रा संसाधन है। इसलिए ये भी एक चीज़ है जो ये जो कंट्रीज़ हैं बढ़त लिए हुए हैं आगे। फिर हम लोग एक बात करते हैं कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में एंग्लो अमेरिकी जो कंट्री है उसके अंदर एक और फ़ायदा ये है उन्हें कि वो भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से एक है। चाहे कनाडा में चले जाइए, चाहे अमेरिका में चले जाइए, पूरे ही प्रदेश में वहाँ पर एक तो इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेंट है और धार्मिक एकता भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लगभग 95% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है और लगभग 70% जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्मावलंबी हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि कहीं कहीं पर कैथोलिक भी है और कहीं कहीं पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। जैसे कनाडा के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि विश्व के अर्थव्यवस्था को, विश्व की राजनीति को और विश्व के व्यापार को ये दोनों कंट्री और ख़ास तौर से यूएसए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एकमात्र कंट्री है जो जिसके लिए कहा जाता है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो विश्व के सभी कंट्रीज जो देश हैं वो छींकते हैं। इसका मतलब है कि उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड के व्यापार पर और विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर, चाहे वो यूएनओ हो, आईएमएफ हो या फिर दूसरी बड़ी संस्थाएं जो विश्व को आर्थिक रूप से, मौद्रिक रूप से और राजनीतिक रूप से रेगुलेट कर रही है, वहाँ पर भी इन कंट्रीज़ का बड़ा रोल है। तो ये था पहला विकास प्रदेश, एंग्लो अमेरिका विकास प्रदेश, जिसमें हमने कनाडा और अमेरिका को शामिल किया। बात करते हैं दूसरे विकास प्रदेश की, जिसे बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न यूरोप या पश्चिमी यूरोप प्रदेश। क्लियर बात है। अब आपको इसे भी मैप में देख के बता देते हैं कि कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल होंगे और ये मैप में किधर है। तो देखिए, ये रहा आपका पश्चिमी यूरोप प्रदेश। इसके अंदर हम लोग किस किस को शामिल कर रहे हैं आप देखिएगा। ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ हम लोग देखते हैं आइसलैंड, यहाँ हम लोग देखते हैं ब्रिटेन, इसमें आयरलैंड यहाँ इधर है ही,
ये पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इधर ये ऑस्ट्रिया है, ये वाला है स्विट्ज़रलैंड, इधर हम लोग देखेंगे डेनमार्क को देखते हैं, बेल्जियम को देखते हैं, और ये सारे के सारे कंट्री जो कि पश्चिम की तरफ हैं। देखिएगा, मैं आपको ब्लू लाइन से बता देता हूँ, ये पूरा यूरोपियन क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा यूरोपियन क्षेत्र है। और यूरोपियन क्षेत्र को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला भाग तो है ये फर्स्ट पार्ट, और ये है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे पश्चिमी यूरोप, क्योंकि संपूर्ण यूरोप के नक्शे में ये पश्चिम की ओर है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे पूर्वी यूरोप, जो कि संपूर्ण यूरोप के नक्शे में ये पूर्वी तरफ है। तो इसे हम लोग कहते हैं ईस्टर्न साइड या पूर्वी क्षेत्र, और इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न साइड या पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये सारे के सारे कंट्री हम लोग पश्चिमी यूरोप में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इस विकास प्रदेश की क्या क्या विशेषता है। तो पश्चिमी यूरोप जो क्षेत्र है वो भी विश्व का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित प्रदेश है। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं मैंने अभी आपको मैप में बताया। जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारे के सारे कंट्री वो हैं जो अत्यधिक औद्योगिकृत है, जो अत्यधिक नगरीयकृत भी है। तो ये वो कंट्री है जिन्हें हम लोग अक्सर विकसित देशों की श्रेणी में रखा करते हैं। बेसिकली पश्चिमी यूरोप के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि इन देशों में कच्चे माल का थोड़ा सा अभाव है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कपड़ा बनाना है तो इंडस्ट्री पर्याप्त है, टेक्नोलॉजी पर्याप्त है, कुशल श्रमिक पर्याप्त है, परंतु कॉटन नहीं है। तो ये अक्सर कच्चे माल का आयात करते हैं। कहाँ से आयात करेंगे? पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज से या अफ्रीकन कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, अथवा दक्षिणी अमेरिका की जो विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ से ये लोग कच्चे माल को आयात करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, और तैयार माल का निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देशों से अन्य देशों में किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या था कि पश्चिमी यूरोपीय देश वो देश है जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े उपनिवेश विश्व के अलग अलग देशों में बनाए हैं। आप देखिएगा ब्रिटेन, जिसको आप जानते ही हैं, भारत से लेकर के विश्व के लगभग सभी देश इसके उपनिवेश रहे हैं। तो पहले के काल में, औपनिवेशिक काल में, तो ये अपने उपनिवेश बनाते थे, और जिन देशों को उपनिवेश बनाया है उनसे कच्चा माल लिया, अपने देश में प्रोसेस किया और दिया। परंतु अब चूंकि देश अलग अलग देश स्वतंत्र हो चुके हैं, तो अब इन लोगों को कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना है और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है। परंतु इंडस्ट्रियल अगर हम लोग दृष्टि से देखें, औद्योगिक दृष्टि से देखें, तो ये बहुत ही विकसित प्रदेश है। यहाँ पर जलयान निर्माण केंद्र, यहाँ पर मोटर वाहन निर्माण केंद्र, लौह अयस्क निर्माण केंद्र, या यूँ कहें कि कोयला आधारित इंडस्ट्री, और बहुत सारी बड़ी बड़ी आधारभूत उद्योगों का ये सेंटर कहा जाता है। और बेसिकली, और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर भाषाई एकता और धार्मिक एकता एंग्लो अमेरिका के समान है। यहाँ पर फिर भी जो ईसाइयन पॉपुलेशन है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों लोग हैं, और इसमें कई प्रकार की भाषाएं हैं, परंतु आप देखिएगा सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से ये एक है। और हम लोग देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो ये एक बहुत बड़ा विभाजक काल है इस पश्चिमी यूरोप के लिए भी और पूर्वी यूरोप के लिए भी, कि इस काल के बाद से जो इनका डेवलपमेंट हुआ है और जो इनकी अप्रोच हुई है, जो राजनीतिक इनकी अप्रोच रही है, वो काफ़ी एकतापूर्ण रही है। बात करते हैं नेक्स्ट विकास प्रदेश की, जिसे हम लोग कहेंगे पूर्वी यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा। तो इसके अंदर हम लोग किन किन देशों को शामिल करते हैं? इसमें हम लोग एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, और पूर्वी यूरोप के जो अन्य कंट्री है जैसे हंगरी, रोमानिया, और बहुत सारे कंट्री, बेलारूस, यूक्रेन, इनको शामिल करेंगे। देखते हैं मैप में कहाँ है ये। हियर यू गो, ये रहा आपका पूर्वी यूरोप का नक्शा। देखिएगा इसमें कि इसमें जो ग्रे हिस्सा दिखाया हुआ है, जो कबूतरी रंग का जो हिस्सा, ये ग्रे वाला हिस्सा, ये तो हमने पहचान लिया था कि ये पश्चिमी यूरोप है। ये जो पीला और ब्राउन येलो वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी यूरोप। इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी के हिस्से को शामिल कर सकते हैं। वैसे आजकल जर्मनी का संपूर्ण हिस्सा पश्चिमी यूरोप के अंदर ही शामिल किया जाएगा। यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और एड्रियाटिक, ये कंट्रीज, ये सभी के सभी हिस्से पूर्वी यूरोप के हिस्से कहलाएंगे। तो अब हम लोग पूर्वी यूरोप के विकास प्रदेश को पढ़ते हैं।
पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में जो बहुत बड़ा अंतर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पश्चिमी यूरोप था वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव में था। प्रभाव इन द सेंस कि उसकी पॉलिसीज़ को अपनाने वाले कंट्रीज़ थे, जबकि पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर या सोवियत संघ की पॉलिसीज़ को अपनाने वाले कंट्रीज़ ज़्यादातर थे। कल्चरल एस्पेक्ट से भी और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से भी पूर्वी यूरोप जो है रूस से अपनी निकटता रखता आया है ऐतिहासिक रूप में। इसमें जो कंट्री है यूक्रेन है, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। ये वो कंट्री हैं जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध अपने पड़ोसी देश जस्ट उसके पड़ोस में, जस्ट उसके पूर्व में स्थित रूस से रखते हैं। और चूंकि रूस की एक साम्यवादी नीति है तो स्टार्टिंग से ही, अपने ऐतिहासिक काल से ही रूस की नीतियों का इन्होंने अनुसरण किया है और यहाँ पर भी साम्यवादी सरकारें बनती रही है। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि साम्यवादी सरकारों के प्रभाव में यहाँ पर जो बाजार है, जो मार्केट है, वो खुला बाजार नहीं है। जब चाहे तब किसी से भी व्यापार कर लें, किसी का भी व्यापार बुला लें, ऐसा नहीं कर सकते। जो अर्थव्यवस्था है उसको गवर्नमेंट नियंत्रित करती है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये व्यापारी नहीं अपितु गवर्नमेंट तय करेगी और सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। और यहाँ पर निवेश की बात की जाए, वेतन की बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए, वितरण की बात की जाए, ये सभी का सभी निर्णय यहाँ पर सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये देखा गया कि जब यूएसएसआर के टुकड़े होते हैं या जब यूँ कहें कि रूस का विघटन हुआ, तब ये व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था की कमियां सामने आती हैं। तो यही एक कारण है कि ये पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र या पूर्वी यूरोपीय विकास प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय विकास प्रदेश की तुलना में कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। परंतु अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भौमिकीय जो खनिज हैं, खनिज संसाधन अपार मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, परंतु कृषि को यहाँ पर एक कुशल व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होकर भी ठीक ठाक अर्थव्यवस्था यहाँ पे हम लोग मानी जा सकती है। और इस प्रकार का ये है पूर्वी यूरोप विकास प्रदेश। इसके बाद हम लोग आगे के विकास प्रदेशों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसे 2 पार्ट अथवा 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।